लिन युआन की भयंकर चमक के नीचे अपनी गर्दन को सिकोड़ते हुए जिया झेंग ने चोट की भावना के साथ कहा, मैं बस खुद की मदद नहीं कर सका, ठीक है। मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट अंडा कस्टर्ड चखा था। रात्रि भोजन के बाद परिवार आंगन में एक छोटी सी मेज के चारों ओर बैठ गया, मूनकेक खा रहा था और चंद्रमा को निहार रहा था। शायद लेडी लियू के अंडे का कस्टर्ड छीनने के कारण थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए जिया झेंग ने अंदर जाने और लिन जियाक्सिन को बाहर ले जाने की पहल की। यंग मास्टर दुबले पतले और लंबे कद के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और बहुत सावधान थे। उन्होंने लिन जियाक्सिन को बिना किसी लापरवाही के विस्तार पर बहुत ध्यान देते हुए संभाला। लिन जियाक्सिन को खुद थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से लिन युआन से यंग मास्टर के लिए कुछ मिठाई और मीठे पे तैयार करने का आग्रह किया। ये व्यंजन कुछ और नहीं बल्कि मूनकेक थे, साथ में कुछ पॉपकॉर्न भी थे जो उसने पहले से तैयार कर रखे थे, और पेय पदार्थों की बात करें तो वह मीठा सोया दूध था। यद्यपि इसे ठंडा करने के लिए कोई बर्फ नहीं थी, सौभाग्य से लैन हुआ के घर में एक तहखाना था। उसने दोपहर में सोया दूध का एक जार वहीं छोड़ दिया था और अब ये पीने में ठंडा और मीठा था। पेट को शांत करने के लिए मूनकेक और पॉपकॉर्न के साथ यह एकदम सही था। जब वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लिन युआन ने भी एक छोटा सा स्टोव निकाला, उस पर एक धातु की प्लेट रखी और कुछ लोहे की प्लेट टोफू बनाया। यद्यपि मसाला साधारण था, केवल नमक, काली मिर्च और सिरके का मिश्रण था, फिर भी ये बहुत लोकप्रिय था और सभी ने इसे शीघ्रता से खा लिया। इस क्षेत्र में मध्य शरद ऋतु महोत्सव मनाने का मतलब था चंद्रमा की प्रशंसा करना और मूनकेक खाना, लेकिन इसमें ओस्मांथस फूलों का आनंद लेना और ओस्मांथस वाइन पीना भी शामिल था। यद्यपि वहां प्रशंसा करने लायक कोई ओस्मांथस फूल नहीं थे, पीने लायक कोई ओस्मांथस वाइन नहीं थी, और वहां शहर के बाजार जैसी भीड़भाड़ नहीं थी, फिर भी लिन युआन और उसके परिवार ने एक बहुत ही खुशहाल पुनर्मिलन की रात बिताई। यहाँ तक कि युवा मास्टर, जो राजधानी शहर में उत्सवों के आदी थे, भी वहां से जाने के लिए अनिच्छुक दिखे। मीठे सोया दूध का अपना शायद 12वां कटोरा पीने के बाद जिया झेंग अचानक जोर से हंस पड़ा। मैंने कभी भी इस तरह के मध्य शरद उत्सव का अनुभव नहीं किया है। न भीड़, न अत्यधिक शराब पीना और न ही उन लोगों से परिचित होने का दिखावा करने की आवश्यकता जिनसे मैं दैनिक जीवन में घृणा करता हूँ। ओह, ये तो बहुत ताज़ा है। उनकी हंसी सुनकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन युवा मास्टर की प्रसन्नता देखकर उन्हें पता चल गया कि वह सचमुच खुश थे। जैसे ही लिन युआन लोहे की प्लेट टोफू की एक ताज़ा बनी हुई प्लेट परोस रहा था, उसने उसकी तरफ एक नज़र डाली। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह निजी तौर पर उसकी भावना से सहमत थी। पिछले जीवन में वह इन थकाऊ सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी थक चुकी थी और उनसे थक चुकी थी। सचमुच, इस जीवन में इतनी स्वतंत्रता और खुशी से जीना सचमुच आनंदमय था। परिवार बातचीत कर रहा था, तभी दरवाजे पर गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई दी। लिन युआन जांच करने के लिए उठी, लेकिन जिया झेंग ने उसे घुरघुराहट के साथ रोक दिया। बूढ़ा उपद्रवी यहाँ है, उसे अनदेखा करो। उसके शब्द फीके पड़ने से पहले ही लाओ फैन की चिंतित आवाज आ चुकी थी, तुम कृतघ्न लड़की हो। जब अच्छा खाना हो तो तुम मुझे कैसे नहीं बुला सकते। अरे, सौभाग्य से यह बूढ़ा आदमी जल्दी से आ गया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जल्दी जल्दी एक और प्लेट। पलक झपकते ही ताज़ा पका हुआ टोफू लाओ फैन ने खा लिया और प्लेट में बचे सूप के एक छोटे से टुकड़े को भी नहीं छोड़ा, उसे बेशर्मी से अपनी जीभ से चाट कर साफ कर दिया। लिन युआन ने घृणा से कहा और जल्दी से उसके हाथों से प्लेट छीन ली और उसे साफ करने के लिए लियूजी को दे दिया। उस प्लेट में और टोफू होना चाहिए था और उस पर उसकी लार लगी होने के कारण अब कौन उसमें से खाने की हिम्मत करेगा। टोफू के एक हिस्से से संतुष्ट न होकर लाओ फैन ने एक मूनकेक उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया तथा तेजी से उसे खा गया। उसने मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए लिन युआन से आग्रह किया कि वह उसके लिए एक और आयरन प्लेट टोफू बनाए, इस बार अतिरिक्त मिर्च के साथ। क्या तुम थोड़ा और सभ्य नहीं हो सकते? अपने इस व्यवहार को देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजधानी में हुआ करता था। कोई सुधार नहीं हुआ। जिया झेंग ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमाईं और ठंडे सोया दूध का कटोरा वापस छीन लिया जो लाओ फैन ने लिया था, जो मूल रूप से उसका था, और जल्दी से उसे पी गया। क्रोधित और लगभग हरी आंखों वाले लाओ फैन का भाग्य खराब था, वह मेज पर सोया दूध का आखिरी कटोरा था। हालांकि दूसरों के कटोरे में अभी भी कुछ बचा था, लेकिन उनमें केवल जिया झेंग से छीनने का साहस था। बाकी लोगों के लिए वह वास्तव में ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। लेकिन जब उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजन हो तो फिलहाल अपनी इज्जत बचाने की बात को दरकिनार किया जा सकता है। यह महसूस करते हुए कि जिया झेंग ने पहले ही पीना समाप्त कर दिया है, लाओ फैन की आंखें चमक उठीं और वह जियाओ लिनशुंग की ओर मुड़ा। लड़की, अपनी चाय मास्टर को दे दो और मास्टर तुमसे ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। जियो लिनशुंग ने पलकें झपकाईं और अपने कटोरे में बचे हुए सोया दूध को देखा। उसने उसे सहजता से दे दिया क्योंकि वह पहले ही 2 बड़े कटोरे पी चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी बहन ने उसे बहुत पहले ही और लेने से मना कर दिया था।
फिर भी शब्द मास्टर ने उसे सचमुच उलझन में डाल दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी जब उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, मास्टर, आप कब से मेरे स्वामी हो गए? हालांकि यह केवल एक कटोरे का अवशेष था, लाओ फैन ने पहले ही इसे निगल लिया था और अपने होठों को चटकाते हुए स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। एक और कृतघ्न दुष्ट। मैं तुम्हें हर बार एक्यूपंक्चर देता हूं और तुम उससे सीखते हो, फिर भी तुम मुझे अपना गुरु मानने से इनकार करने का साहस करते हो। हम कृतघ्न। जियो लिनशुंग ने कमजोरी से गुनगुनाया और मुंह बनाकर जवाब दिया, क्या सीख? मुझे तो साफ तौर पर आपसे धमकी मिल रही थी। लाओ फैन द्वारा याद दिलाए जाने पर जियो लिनशुंग को रोने का मन हुआ। पहले तो उसे लाओ फैन द्वारा अपने पिता को एक्यूपंक्चर करते हुए देखने में आनंद आता था, लेकिन बाद में जब भी यह बूढ़ा व्यक्ति सुई लगाता तो वह उससे कहता, तुम छोटे भेड़िए के बच्चे, इस एक्यूपंक्चर बिंदु को याद रखना। अगर अगली बार तुमने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो मैं यहीं तुम्हें छुरा मार दूंगा और तुम्हारे चेहरे को लकवा मार दूंगा। चेहरे का लकवा एक राहत की बात होती। कभी कभी वह उसे स्ट्रोक या अर्धांगघात की धमकी देता और उसका मासूम युवा मन इस दुष्ट बूढ़े आदमी द्वारा पूरी तरह से प्रदूषित हो गया था। लाओ फैन ने एक और मूनकेक अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी तिरस्कार भरी नज़र से स्पष्ट रूप से परेशान होकर वह बुदबुदाया, अगर तुमने फिर से अपने स्वामी का तिरस्कार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना दूंगा। लिन जियाक्सिन और उनकी पत्नी दोनों लाओ फैन की प्रशिक्षुता की घोषणा से हैरान थे। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि उनकी छोटी बच्ची इतनी भाग्यशाली होगी कि उसे दिव्य डॉक्टर अपनी शिष्या के रूप में ले लेंगे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि बूढ़ा आदमी केवल जियाओ लिनशुंग को उसकी चतुराई और सुंदरता के लिए पसंद करता है, लेकिन उसके द्वारा प्रशिक्षु लेने का विचार उनके सबसे बुरे सपनों से परे था। उन्होंने तुरंत शियाओ लिनशुंग से श्रीमान के सामने झुकने का आग्रह किया। भगवान डॉक्टर और औपचारिक रूप से उनके प्रशिक्षु बन जाते हैं। जियो लिनशुंग ने मुंह बनाया और हिला तक नहीं। लाओ फैन ने बिना कुछ बोले चाय का एक कप गटक लिया। उन्हें सबसे अधिक नफरत उन सांसारिक औपचारिकताओं से थी। शिष्य बनाना तो बस शिष्य बनाना था, ये तो बस उसे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना देने के बारे में था। प्रणाम उबाओ, जिया झेंग ने ठहाका लगाया, लिन युआन की बांह को सहलाया और फुसफुसाया, तुम्हारी बहन सचमुच भाग्यशाली है, बस इंतजार करो और देखो, भविष्य में उसे भी कष्ट सहना पड़ेगा। लिन युआन को जिया झेंग की तुलना में लाओ फैन के व्यक्तित्व के बारे में कम जानकारी थी, लेकिन वह अपनी छोटी बहन के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए और अविश्वास से कहा, हम देखेंगे, हो सकता है कि यह आपके बूढ़े आदमी का कठिन समय हो। बहुत खूब। जिया झेंग ने इस अति आत्मविश्वासी छोटी लड़की पर दिलचस्पी भरी नजर डाली और पाया कि वह अधिकाधिक सहमत हो रही है। मेज पर रखी हर चीज खा लेने के बाद चांद देखने की दावत आखिरकार खत्म हो गई। लाओ फैन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने उस प्लेट को एक बार और चाटा जिसमें गर्म लोहे की प्लेट टोफू रखी थी, और फिर अपने होठों को चाटते हुए फूमन बिल्डिंग में वापस जाने के लिए गाड़ी में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह गेट पर पहुंचने वाला था, उसने उस बदबूदार बच्चे जिया झेंग को अपने छोटे से स्टूल से उतरते हुए नहीं देखा। लाओ फैन की आंखें घूम गईं और वह तुरंत पीछे मुड़ा और दौड़कर आया, अपनी दाढ़ी को उड़ाते हुए और घूरते हुए चिल्लाया, तुम छोटे बदमाश, अभी तक नहीं जा रहे हो? क्या आप कुछ और उपहार छिपा रहे हैं या क्या? बोलते हुए उसने अपने पंजे जैसे हाथ को आगे बढ़ाया और जिया झेंग के कपड़े खींचकर उसकी तलाशी लेने लगा। जिया झेंग ने घृणा से गुनगुनाया, आंखें घुमाईं, बूढ़े आदमी की पकड़ से अपने कपड़े वापस खींचे और ल्यूजी को इशारा किया कि वह अतिथि को बेदर्दी से बाहर निकालना शुरू करे। जल्दी करो और अपने निकम्मे बॉस को घसीट कर ले जाओ। वह तो बहुत शर्मनाक है। तुम छोटे बदमाश, मुझे शर्मिंदा करने का आरोप लगा रहे हो। लाओ फैन ने कपड़े को पकड़ रखा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी खड़ी हो गई और वह गुर्राया, बाहर निकालो इसे। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हमेशा मुझे धक्का देते हो, है ना? तुम दोनों बदमाश मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो, है ना? कोई रास्ता नहीं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी कुछ चाहिए। जैसे ही लाओ फैन ने उस पर उंगली उठाई, लिन युआन को एहसास हुआ कि वह उसे और जिया झेंग को दो बदमाशों के रूप में संदर्भित कर रहा था। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह इस लालची और घमंडी युवा मालिक के साथ कब उलझी थी? बूढ़ा आदमी अब फिर से बकवास कर रहा था क्योंकि उसका पेट भर गया था। जैसे ही वह बोलने वाली थी, जिया झेंग ने गर्व से कहा, हाँ, हम आपसे कुछ छिपा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात। हम चुपके से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खा लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, जरा भी नहीं। लाओ फैन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके हाथ जिया झेंग के कपड़े को नोच रहे थे। हालांकि जिया झेंग उदासीन रहा, उसे मक्खी की तरह भगा दिया। तुम जाओ, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने की जहमत नहीं उठा रहा हूँ। ओह, और वैसे अगर आप मेरे पिता से चुगली करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेझिझक कहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाओ फान पूरी तरह से पराजित हो गया। यहाँ तक कि उसके पिता को उसके बारे में बताने की धमकी भी उसे परेशान नहीं कर रही थी। इस बच्चे को भला कौन नियंत्रित कर सकता था?
हाँ, मेरे साथ दिखावा मत करो। मेरे पास आपके लिए खबर है, आपका बड़ा भाई इस महीने के अंत में जा रहा है। मैं बस यही सोच रहा था कि उसे पहले से जानकारी दे दूं या नहीं। जैसे ही लाओ फैन ने ये शब्द कहे, लिन युआन ने जिया झेंग की आंखों में चिंता की झलक देखी, लेकिन जिद्दी साथी ने अभी भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे न तो स्वर्ग और न ही पृथ्वी का डर था। आगे बढ़ो और बताओ। मैं आज नहीं जा रहा हूं और भविष्य में भी नहीं जाऊंगा। मैं अब यहीं रहने जा रहा हूं। यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि लाओ फैन कुछ कह पाता, लिन युआन अपने पैरों पर कूद पड़ी और जोर से बोली, तुमने क्या कहा? यहाँ रह रहे हैं, मेरे घर में? हाँ, क्या मैं आपसे यहीं परिचित नहीं हूँ? ओह, छोटी बच्ची, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? क्या आप शायद बहुत उत्साहित हैं? हाँ हाँ, मुझे पता था कि आप मेरा यहाँ स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं। जिया झेंग के शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि लिन युआन ने दृढ़ता से अपनी स्थिति बताई। उसका चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने आराम से बैठे जिया झेंग को खींच लिया और उसे लाओ फैन की बाहों में धकेल दिया। अब बारी थी उसे मक्खी की तरह भगाने की। हटो हटो। हमारा मंदिर आपके बुद्ध को रखने के लिए बहुत छोटा है। जल्दी से अपने भव्य मंदिर में वापस जाओ जहां आराम है। लियू दंपति लिन युआन द्वारा लोगों को बाहर निकालने से कुछ हद तक असंतुष्ट थे, लेकिन जब उन्होंने जिया झेंग को अपने घर में रहने का उल्लेख करते सुना तो उन्हें भी लगा कि यह बहुत अनुचित था। आखिरकार उनके घर में केवल 2 कमरे ही उपलब्ध थे, एक दंपति के लिए और दूसरा 3 बेटियों के लिए। वे उसके लिए कमरा कहाँ से खाली कर सकते थे? इसके अलावा अगर उनके पास एक अतिरिक्त कमरा भी होता तो वह स्वीकार्य नहीं होता। घर पर उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी लगभग जिया झेंग की ही उम्र की थी। यद्यपि वे सभी अभी भी युवा थीं, लेकिन यदि यह बात बाहर आ गई तो इससे लड़कियों की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। श्रीमान के लिए और श्रीमती लियू, इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। कदापि नहीं। लिन युआन को खींचते हुए, जो अभी भी जिया झेंग के साथ बहस कर रहा था, लेडी लियू अपने पेट को पकड़े हुए दोनों के बीच में खड़ी हो गई, उन्हें शांत आवाज में लेकिन दृढ़ लहजे में थोड़ा अलग करते हुए, युवा मास्टर, मेरा परिवार वास्तव में आपको रहने की सुविधा नहीं दे सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे परिवार के पास केवल ये 2 कमरे हैं और किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिष्ठा का मामला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करना खुद को नीचा दिखाना होगा, मानो वह किसी से अपनी बेटी को उचित दर्जा देने की भीख मांग रही हो। लिन युआन नहीं चाहती थी कि जिया झेंग उसके यहाँ रुके और स्वाभाविक रूप से उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा था, इसलिए उसे लगा कि उसकी माँ वास्तव में एक बुद्धिमान महिला थी। हालांकि वह भूल गई कि उसके परिवार में एक छोटी लड़की थी जो अपने पैरों को घसीटने में माहिर थी। अचानक जियो लिनशुंग उसके सामने कूद गया और खुशी से घोषणा की, बड़े भाई, दुखी मत हो। हम जल्द ही एक नया घर बनाने जा रहे हैं और जब ये बन जाएगा तो आप आकर रह सकते हैं। मैं अपनी बहन से कहूँगा कि वह तुम्हारे लिए एक कमरा रखे, ठीक है? जिया झेंग, जिसका चेहरा अब तक करेला जैसा था, अचानक मुस्कुराया और जोर से सिर हिलाया। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। छोटी बहन मेरे लिए सबसे अच्छी है, हाँ हाँ। ये कहने के बाद वह खुशी खुशी लाओ फैन के साथ गाड़ी पर चढ़ने के लिए चला गया। लाओ फैन ने इस बात पर शिकायत की कि कैसे उसका प्रशिक्षु अपने गुरु की अपेक्षा दूसरों को तरजीह दे रहा है और कैसे उसे, गुरु को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुस्सा सिर्फ लाओ फैन का ही नहीं था। लिन युआन जियो लिनशुन का मुंह बंद करने के करीब था। वे अंततः उस पूजनीय व्यक्ति को मना करने में सफल हो गए और वहां जियो लिनशुन था जो नया घर और नया कमरा देने का वादा कर रहा था। लेडी लियू भी अजीब स्थिति में थी, हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बच्चे बहुत ही घटिया बातें कहते थे। सौभाग्य से नया घर बनने में कुछ समय लगेगा। परिवार को उम्मीद थी कि उस समय तक जिया झेंग की ग्रामीण क्षेत्र में रहने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी। उनके विचार में जिया झेंग का अचानक रुकने का अनुरोध केवल एक नवीनता और जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मध्य शरद ऋतु उत्सव के बाद विभिन्न कार्यों में व्यस्त होने का समय आ गया था। टोफू की दुकान का नवीनीकरण कार्य भी प्रगति पर था। लिन युआन लगभग हर दिन शहर की ओर दौड़ता था और इसमें स्वाभाविक रूप से जिया झेंग, चिपचिपा प्लास्टर भी शामिल था। हर बार जब लिन युआन ने उसे अपने व्यवसाय को गंभीरता से न लेने और रेस्तरां की उपेक्षा करने के लिए फटकार लगाई तो जिया झेंग हमेशा सही ढंग से घोषणा करता था कि रेस्तरां में लाओ फैन के साथ उसे अपने कर्जदार लिन युआन पर कड़ी नज़र रखनी होगी। आखिर अगर वह एक दिन भाग गई तो वह अपना कर्ज वसूलने कहाँ जाएगा? जिया झेंग के तर्कों के जवाब में लिन युआन हमेशा उदारता से उसे आंखें घुमाकर देखता था। वैसे भी शहर से आने जाने के लिए निःशुल्क कोचवान की सुविधा उसके लिए सुविधाजनक थी और कुछ बार शिकायत करने के बाद उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फूमन बिल्डिंग उसकी नहीं थी तो लाभ या हानि उसके लिए क्या मायने रखती। टोफू की दुकान को एक नए स्टोव और भंडारण के लिए कुछ नई अलमारियों और बेसिनों की आवश्यकता थी। उसे केवल ये बताना था कि उसे किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है और फिर किसी को उन्हें बनाने के लिए कहना था।
पैसा होने की यही खूबसूरती है, जब तक आप भुगतान करने को तैयार हैं आप अपने लिए कुछ भी बनवा सकते हैं। चूंकि लिन एरशुवान लिन जियाक्सन के लिए व्हीलचेयर बनाने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से टोफू की दुकान पर काम छोड़ दिया। सौभाग्य से गांव में बधाईगिरी में कुशल बहुत से लोग थे, जिनमें से कई पहले लिन जियाक्सन के अधीन काम कर चुके थे। उन्हें काम सौंपकर वह आश्वस्त महसूस कर रही थी। स्टोव बनाने वाले व्यक्ति का परिचय चाची वांग ने कराया था। वह उसके मायके के परिवार का चचेरा भाई था जो उसी के घर के आंगन में रहता था। बहुत ईमानदार आदमी था जो अपना काम पूरी लगन से करता था। लिन युआन को उस पर बहुत भरोसा था और उसने उससे ये भी कहा कि वह उसके नए घर में मुख्य चूल्हा और मिट्टी का बिस्तर बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। सभी मामले व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहे थे और यहाँ तक कि लिन जियाक्सन की व्हीलचेयर की भी अब एक मोटी रूपरेखा बन चुकी थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि व्हीलचेयर पर बैठते समय लिन जियाक्सन अधिक सुरक्षित रहे, लिन एरशुवान विशेष रूप से पहियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ रिवेट का ऑर्डर देने के लिए लोहार की दुकान पर गए। व्हीलचेयर को हल्का और धक्का देने में आसान बनाने के लिए लिन एरशुवान और लिन जियाक्सन ने आपस में चर्चा करने के बाद लिन युआन के डिज़ाइन में कुछ संशोधन किए। ये कहना होगा, जैसा कि कहावत है, हर व्यवसाय का अपना स्वामी होता है। जब लिन युआन ने तेजी से जीवंत होती व्हीलचेयर को देखा तो उसने लगभग सोचा कि वह अपनी मूल दुनिया में लौट आई है। हालांकि लिन एरशुवान काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने लकड़ी छीलते हुए लिन युआन से मजाक में कहा, अगर यह व्हीलचेयर अच्छी तरह से बनाई गई है तो मुझे डर है कि यह भविष्य में अच्छी तरह से बिकेगी। लिन युआन निश्चित रूप से जानता था कि जब नई चीज़ें पहली बार सामने आती हैं तो वे कितनी लोकप्रिय होती हैं। हालांकि यह केवल कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन यदि कोई अवसर का लाभ उठा सकता है तो बड़ा लाभ कमाना कोई समस्या नहीं होगी। भाई एरशुवान सही कह रहे हैं, इसलिए जब मेरे पिताजी की व्हीलचेयर ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें शहर ले जाने और प्रचार के लिए एक अच्छा दौरा करने की योजना बना रहा हूँ। भाई एरशुवान, आप बस ऑर्डरों से अभिभूत होने की प्रतीक्षा करें। हाँ, लिन एरशुवान के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह लकड़ी को छील रहा था, लगभग रास्ते से भटक रहा था, क्योंकि उसने लिन युआन को अविश्वास से देखा और हकलाते हुए कहा, क्या तुमने क्या कहा? क्या आदेश है? लिन युआन ने अपने पिता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से ये आपके लिए आदेश हैं। इस व्हीलचेयर का उपयोग न केवल चलने में परेशानी वाले लोग कर सकते हैं, बल्कि वृद्ध लोग और यात्रा करने में कठिनाई वाले लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है जब तक हम इस ब्रांड को प्रसिद्ध बनाते रहेंगे आप बड़ी कमाई कर सकेंगे। पैसा कमाना निश्चित रूप से लक्ष्य था, अन्यथा लिन एरशुवान ने यह नहीं कहा होता कि यह अच्छी तरह से बिकेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन उसे पैसा कमाने का इतना अच्छा अवसर देगा। पहले तो ठंडे नूडल्स और बेक्ड फ्लैटब्रेड थे, अब व्हीलचेयर है, ये लगभग बहुत ज़्यादा था। नहीं नहीं अंकल, ये व्हीलचेयर आपकी भतीजी युवान ने सोची थी, मैं इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ? लिन एरशुवान ने बार बार मना किया, फिर लिन चांगकिंग की ओर इशारा किया, जो बिना कुछ कहे चुपचाप उनके बगल में काम कर रहा था, और कहा, भले ही अब आपके लिए काम करना सुविधाजनक न हो, फिर भी आपके पास एक प्रशिक्षु है ना? मैं ये पैसा कैसे कमा सकता हूँ? ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अपने पिता के प्रशिक्षु के रूप में लिन चांगकिंग स्वाभाविक रूप से पहली पसंद थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी तक अपनी प्रशिक्षुता पूरी नहीं की थी, इसलिए वे अधिक से अधिक केवल लकड़ी की योजना और प्रूफिंग का कुछ काम ही कर सकते थे। वह लिन एरशुवान की तरह नहीं थे, जो सुधार भी कर सकते थे और संयोजन भी कर सकते थे। हालांकि चूंकि वह उसके पिता का प्रशिक्षु था, लिन युआन निश्चित रूप से लिन चांगकिंग को मौका नहीं गंवाने देगा। भाई एरशुवान, मैं अभी आपके साथ चांगकिंग की स्थिति पर चर्चा करने वाला था। मेरे भाई चांगकिंग ने अभी अभी बधाईगिरी सीखना शुरू किया है, और यद्यपि मेरे पिताजी ने उसे काफ़ी सिद्धांत सिखाया है, परंतु उसने वास्तव में कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं सोच रहा था कि यदि हम कुछ ऑर्डर प्राप्त कर सकें तो चांगकिंग को आपके साथ व्हीलचेयर पर काम करने देने से उसे सीखने और अभ्यास करने का अवसर भी मिलेगा। आप क्या कहते हैं? यह अनुपयुक्त कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल उपयुक्त था। लिन एरशुवान ने तुरंत सहमति दे दी। लिन चांगकिंग ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और कहा कि वह निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। लिन एरशुवान एक ईमानदार व्यक्ति थे जो अपने काम और चरित्र दोनों में गंभीर थे। उन्होंने स्वेच्छा से लिन चांगकिंग और निश्चित रूप से लिन युआन के वेतन का मामला उठाया, क्योंकि डिज़ाइन और अवधारणा सभी लिन युआन द्वारा प्रदान की गई थी और भविष्य के ऑर्डर उसकी मदद से सुरक्षित किए जा सकते थे। इसलिए लिन युआन ने प्रस्ताव दिया कि वह प्रत्येक व्यवसाय के लिए बोनस लेगी। ये सभी शर्तें उचित थीं और लिन एरशुवान ने खुशी खुशी सहमति दे दी तथा लिन परिवार के प्रति और भी अधिक कृतज्ञता महसूस की। लाउडमाउथ विश्वसनीय साबित हुआ। मध्य शरद ऋतु महोत्सव के कुछ ही दिनों बाद वह अपने चचेरे भाई को घर बनाने पर चर्चा करने के लिए लिन युआन के घर ले आए। ठेकेदार 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति था, उसका रंग सांवला था और वह लंबा तथा मजबूत शरीर का था। वह स्पष्ट रूप से शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति लग रहा था।
लाउडमाउथ ने उनका परिचय लिन युआन से कराया, जिसका अंतिम नाम सन था। चूंकि वह गांव का ठेकेदार था और अक्सर अन्य मजदूरों को उनके काम में मदद करता था, इसलिए सभी लोग उसे प्यार से चीफ सन कहते थे। हालांकि लिन युआन उसे इतने अनौपचारिक तरीके से संबोधित नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह लिन जियाक्सिन की ही उम्र का था, इसलिए उसने उसे सम्मानपूर्वक अंकल सन कहा। हालांकि लाउडमाउथ ने पहले ही बताया था कि लिन युआन घर की मुखिया थी, फिर भी चीफ सन उससे मिलकर कुछ आश्चर्यचकित हुए। इतनी छोटी लड़की जो पूरे परिवार के मामलों को संभाल रही थी, और फिर भी वह इतनी बुद्धिमान और चतुर थी। चीफ सन अनजाने में उससे प्रभावित हो गए और अधिक स्पष्ट रूप से बात करने लगे। लिन युआन के साथ कुछ देर बात करने और उसके द्वारा स्वयं तैयार किए गए घर के नक्शे की जांच करने के बाद चीफ सन और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। ईमानदारी से कहें तो ऐसी योजनाएं बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन लिन युआन द्वारा बताई गई अंडरफ्लोर हीटिंग नामक चीज़ मुश्किल थी। लिन युआन अपने पिछले जीवन की हीटिंग प्रणाली को अपने नए घर में लाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे उपयुक्त रेडिएटर नहीं मिला था। हालांकि पिछले दिनों जब एरशुवान को व्हीलचेयर डिज़ाइन करते हुए देखा तो उन्हें एक विचार आया। उन्होंने घर की नींव में लकड़ी के तख्तों का उपयोग करके कई छोटे छोटे डिब्बे बनाए तथा उनके बीच गर्म हवा के संचार के लिए छोटे छोटे दरवाजे छोड़ दिए। उनका डिज़ाइन मूलतः अंडरफ्लोर हीटिंग जैसा था, जिसमें गर्म पानी की जगह गर्म हवा का इस्तेमाल किया गया था, और घर का फर्श बनाते समय उन्होंने ईंटों को डूबने से बचाने के लिए लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया ताकि गर्म हवा ऊपर उठ सके और पूरा कमरा गर्म हो सके। यद्यपि घर की लागत बहुत अधिक होगी, लिन युआन का डिज़ाइन अभिनव था। चीफ सन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने इसका अध्ययन किया और पूछा, क्या आप पूरे कमरे को ऐसा बनाने की योजना बना रहे हैं? लेकिन दोनों तरफ के बेडरूम में गर्म कांग है, इसका उपयोग करना भी बेकार होगा। लिन युआन ने भी इस मुद्दे पर विचार किया था, लेकिन इससे पहले कि वह खुद इसका उल्लेख कर पाती, उसने इस ओर इशारा कर दिया था। उन्हें चीफ सन का व्यवहारिक और ईमानदार रवैया पसंद आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने शुरू में इसे पूरे समय इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह वास्तव में बेकार होगा। इसलिए मैंने इसे केवल मुख्य रहने वाले क्षेत्र में ही रखने का निर्णय लिया। बगल के कमरों में गर्म कंग होगा, इसलिए वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा परिवार आमतौर पर मुख्य बैठक क्षेत्र में इकट्ठा होता था, इसलिए वह इसे विशेष रूप से गर्म और आरामदायक बनाना चाहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य रहने वाले क्षेत्र का आकार भी थोड़ा बढ़ा दिया था और बीच में एक छोटा सा अध्ययन कक्ष बनाने के लिए एक अलंकृत विभाजन का उपयोग किया था। घर में कई बच्चे हैं और उसका व्यवसाय बढ़ने की संभावना है, इसलिए अध्ययन काफ़ी उपयोगी होगा। चीफ सन के साथ नए घर के विभिन्न विस्तृत पहलुओं पर चर्चा करने के बाद लिन युआन के दिमाग में अंततः एक स्पष्ट विचार आया। जहां तक घर बनाने की लागत का सवाल है, एक औसत परिवार अधिकतम 20 टैल खर्च कर सकता है, लेकिन लिन युआन का घर बड़ा था और मुख्य घर, विंग रूम और रसोई घर और शेड जैसी अतिरिक्त संरचनाओं के साथ लागत स्वाभाविक रूप से अधिक थी। हालांकि ये खर्च अंडरफ्लोर हीटिंग डिज़ाइन की लागत की तुलना में बहुत कम थे, जिसमें केवल लकड़ी के बोर्ड के लिए ही 10 टैल से अधिक खर्च आएगा। सौभाग्य से एरशुवान को एक लकड़ी आपूर्तिकर्ता के बारे में पता था जो शायद उन्हें छूट दे सकता था। गांव में घर आमतौर पर धूप में सुखा गई मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन ऐसे घरों में काफ़ी नुकसान भी थे। यदि भारी बारिश हुई तो नींव मिट्टी में तब्दील हो सकती है। इसलिए लिन युआन शहरवासियों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहती थी और निर्माण के लिए लाल ईंटों का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से उसके नए घर की लागत दोगुनी हो सकती थी। प्रमुख सूर्य ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि गांव के लोग वास्तव में अपने घरों के निर्माण के लिए लाल ईंटों का उपयोग करेंगे, और लिन युआन को आश्चर्य से देखा। कृपया उसे याद दिलाते हुए, लड़की, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे गांव के लोगों को ऐसी अच्छी सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह मजबूत तो है, लेकिन बहुत महंगा भी है। इसके अलावा आपको लाल ईंटें शहर में माँ परिवार की जागीर से लेनी होंगी, और इन 10 मील से अधिक दूरी पर केवल वही ईंट भट्टा है, इसलिए लाल ईंटें और भी महंगी हैं। हालांकि यदि आप मिट्टी की ईंटों का उपयोग करते हैं तो इस बारे में बात करना बहुत आसान होगा। आपके घर के ठीक पीछे एक पहाड़ है, बस थोड़ी मिट्टी खोदो और उसे कीचड़ में मिला दो, बस। वास्तव में लिन जियाक्सिन ने उसे पहले लाल ईंटों के बारे में बताया था, लेकिन लिन युआन सोच रही थी कि चूंकि उसके पास वर्तमान में कुछ अतिरिक्त चांदी है, इसलिए एक मजबूत और सुंदर घर बनाना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वह भविष्य में अधिक से अधिक चांदी अर्जित करने वाली थी, और अपने परिवार के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाना धन कमाने का अंतिम लक्ष्य था। अंकल सन, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात कर ली है, और मेरे पास अभी लाल ईंटों का घर बनाने के लिए पर्याप्त चांदी है। लिन युआन हमेशा नेकनियत सलाह को खुले मन से स्वीकार करती थी, और अपनी बात पूरी करने के बाद धीरे से बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों पर गिनती की और नए घर के निर्माण की कुल लागत का हिसाब लगाया। फिर पूछा, अंकल सन, आपको क्या लगता है अगर मैं घर पूरी तरह से लाल ईंटों से बनाऊं तो मुझे कितनी चांदी की ज़रूरत होगी?
लिन युआन को ये कहते हुए सुनकर कि उसके पास चांदी है, चीफ सन और लाउडमाउथ दोनों थोड़े चौंक गए, क्योंकि पूरे घर की कीमत कम से कम 50 टैल चांदी होगी, खासकर जब माँ परिवार की जागीर की लाल ईंटें आश्चर्यजनक रूप से महंगी थीं। मुखिया सन ने हाथ बढ़ाकर गंभीरता से कहा, कम से कम इतनी रकम? 50 टैल, उसकी उम्मीद से थोड़ा कम। हालांकि यह अभी भी उचित मूल्य था, क्योंकि शहर में जिया झेंग ने उसके लिए जो घर ढूंढा था उसकी कीमत केवल 80 टैल थी, और यह कीमत बिक्री की तात्कालिकता के कारण थी। लिन युआन ने तुरंत सौदा पक्का करने के लिए मेज पर दस्तक दी। ये देखकर कि लड़की गंभीर थी, चीफ सन की भी दिलचस्पी जागृत हो गई। वह वास्तव में कोई औपचारिक ठेकेदार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी एक वरिष्ठ अधिकारी, वास्तविक बॉस था। आमतौर पर यह बॉस ही होता था जो काम लेता था और फिर उसे अपने अधीनस्थों में वितरित करता था, और चीफ सन के ईमानदार स्वभाव और चापलूसी के प्रति नापसंदगी के कारण उन्हें सौंपा गया काम अक्सर दूसरों से बचा हुआ होता था। उन्हें लाल ईंटों से मकान बनाने का काम करने का मौका बहुत कम मिला। हालांकि वह अक्सर घर नहीं बनाता था, लेकिन उसकी शिल्पकला ठोस थी और वह निश्चित रूप से लिन युआन के लिए घटिया घर नहीं बनाएगा। लिन युआन के घर के लिए काम की बड़ी मात्रा और व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए चीफ सन ने अपने सभी लोगों को एक साथ काम पर लाने की योजना बनाई, लगभग 1 दर्जन लोग जो 1 या 2 महीने में काम पूरा कर सकते थे। जहां तक उनकी मजदूरी का सवाल है, तो नियोक्ता के रूप में लिन युआन को भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ लोग एक मुश्त आधार पर काम नहीं करते थे, बल्कि उन्हें नियोक्ता द्वारा खरीदी गई सामग्री की आवश्यकता होती थी, जिसके बाद नियोक्ता श्रमिकों को अलग से भुगतान करता था। लिन युआन को यह बहुत परेशानी भरा लगा, क्योंकि उसे टोफू की दुकान का प्रबंधन करना था और वह राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस की दुकान भी खोलना चाहती थी। यदि उसे केवल घर बनाने में ही 1 या 2 महीने खर्च करने पड़े तो ये बहुत थका देने वाला होगा। इसके अलावा एक युवा लड़की होने के नाते वह कैसे जान सकती थी कि सामग्री कहाँ से खरीदनी है। इसलिए लिन युआन ने निर्माण कार्य की देखभाल के लिए चीफ सन को 50 टैल चांदी का भुगतान करने का सुझाव दिया। लकड़ी, जिसे लिन यशुवान द्वारा खरीदा जाना था, इस एकमुश्त राशि में शामिल नहीं थी। 50 टैल निर्माण और मजदूरी दोनों को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे। चीफ सन ने तुरंत ही इस बात को समझ लिया। कुछ गणना के बाद उन्हें परियोजना के बारे में स्पष्ट जानकारी हो गई, क्योंकि वे आमतौर पर काम का ठेका लेते समय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करते थे। यदि वह स्वयं सामग्री खरीदता तो निश्चित रूप से यह उससे कम खर्चीला होता। यदि नियोक्ता स्वयं सामग्री खरीदता, सामग्री की लागत और श्रमिकों की मजदूरी को घटाकर वह अपने लिए कई टन चांदी भी बचा सकेगा, जो ठेकेदार का हिस्सा होगा। चीफ सन प्रसन्न होकर तुरंत सहमत हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि भविष्य में जब उन्हें कोई और मकान बनाने का काम मिलेगा तो वे इस दृष्टिकोण की सिफारिश कर सकते हैं। यदि नियोक्ता सहमत हो जाए तो वह सामान्य से अधिक चांदी कमा सकता है। चांदी का मामला निपट जाने के बाद अगला मुद्दा श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराने का था। आमतौर पर वे नियोक्ता के घर पर ही खाना खाते थे, क्योंकि वे सभी जगहों से आते थे और वहां खाना खाने से समय की बचत होती थी। अधिक से अधिक वे अपना काम जारी रखने से पहले दोपहर में 2 घंटे आराम करते थे। इसलिए लिन युआन दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसका परिवार वैसे भी खाना बना रहा था। 1 दर्जन से अधिक लोगों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करना थोड़ा अधिक परेशानी भरा होगा, लेकिन अधिक लोगों के साथ बड़े समूहों के लिए रणनीतियां भी आईं, जैसे सामुदायिक व्यंजन बनाना और बंस को भाप में पकाना। इसके लिए बहुत सारे सफ़ेद आटे की आवश्यकता होगी, लेकिन सौभाग्य से भाभी गुइजी को हाल ही में ठंडी खाल बनाने के कारण अनाज की दुकान से काफ़ी काम करना पड़ा था, और 100 पाउंड सफ़ेद आटा खरीदने में उनकी मदद लेने से काफ़ी चांदी बच जाएगी। उन्होंने काम शुरू करने के लिए एक शुभ दिन चुना और चीफ सन अपने दल को इकट्ठा करने के लिए जल्दी से वापस आए। चूंकि लिन युआन अकेले खाना नहीं बना सकती थी, इसलिए उसने लाउडमाउथ से भी मदद मांगी। लाउडमाउथ के सामान्यतः शांत और कठोर व्यवहार के बावजूद वह वास्तव में बहुत गर्मजोशी से भरे हुए थे तथा तुरंत सहमत हो जाते थे। चूंकि मेरा दूसरा बच्चा भी यहाँ काम करने आ रहा है, तो मैं उसके साथ ही चलूंगा। एक सहज लहर के साथ लाउडमाउथ तेजी से चला गया। घर बनाना एक बड़ी घटना थी और शुरुआत की तारीख बस कुछ ही दिन दूर थी। लिन युआन को चीज़ों को जल्दी से तैयार करना था। उसने अपनी नंद गुइजी से सफ़ेद आटा खरीदने में मदद ली और उसने शहर की एक विशेष यात्रा भी की, जहां उसने पोर्क रोन के साथ मिलकर 50 पाउंड सुआ का मांस पहुंचाने की व्यवस्था की। क्योंकि जिया झेंग रोज़ाना लिन युआन के घर जाता था, इसलिए वह रोज़ाना सुआ का मांस गांव में ला सकता था। जहां तक अन्य सब्जियों आदि का सवाल है, तो उसने उन सब का जिम्मा दुकानदार लियू को सौंप दिया, क्योंकि फूमन बिल्डिंग में सब्जियों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत थी और अगर वह खुद सब्जी बाजार जाती तो वहाँ सब्जियाँ सस्ती पड़तीं। दुकानदार लियू का लिन युआन के प्रति पहले से ही सकारात्मक दृष्टिकोण था और लाओ फैन और जिया झेंग के कारण वह उसे और भी अधिक सम्मान और शिष्टाचार के साथ देखता था।
लिन युआन को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। दुकानदार लियू को सिर हिलाया और जल्दी से ओल्ड माँ किराना स्टोर में कई कटोरे और चॉपस्टिक आरक्षित करने के लिए आगे बढ़ गई। उन कटोरों और चॉपस्टिक्स को देखकर उसे अचानक याद आया कि उसे घर के बर्तन भी बदलने होंगे, जिसका मतलब था कि लोहार की दुकान पर एक बार फिर जाना जरूरी था। लोहार की दुकान पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थी, लेकिन जब से सिस्टर गुइजी ने अपनी ठंडी नूडल की दुकान स्थापित की है, तब से यहाँ का व्यापार और भी बेहतर हो गया है और कई और विक्रेताओं को भी आकर्षित किया है। हालांकि आज वहाँ असामान्य रूप से चहल पहल दिख रही थी। जैसे ही वह कोने पर मुड़ी, लिन युआन ने देखा कि सिस्टर गुइजी की ठंडी नूडल की दुकान लोगों की कई पंक्तियों से घिरी हुई थी। लगभग इतनी भीड़ थी कि सामने वाली लोहार की दुकान भी घिरी हुई थी, जिससे उसमें प्रवेश करना असंभव हो गया था। शुरू में तो उसने सोचा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि व्यापार में तेजी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आगे से झगड़ने की आवाज़ें आ रही हों। लिन युआन चौंक गई और उसने अपनी गति तेज कर दी। जब वह सुबह सिस्टर गुइजी के पास सफ़ेद आटे का ऑर्डर देने आई थी तो सब कुछ ठीक था, फिर थोड़ी ही देर में परेशानी कैसे शुरू हो गई। सचमुच परेशानी थी, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं था। लिन युआन दर्शकों की भीड़ के बीच से निकली, उसकी पतली सी आकृति अंतराल से निकल गई और उसने तुरंत ही उस बहुत ही परिचित आदमी को जमीन पर लेटे हुए देखा, लिन दाशुआन। अभी वह एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से पेट पकड़े हुए झींगे की तरह सिकुड़ा हुआ जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था, आह आह। उसके कपड़े, जो पहले से ही मोटे कपड़े से गंदे और चिकने थे, अब जमीन की धूल से और भी सने हुए थे। पहली नज़र में तो कोई यही सोचेगा कि वह सड़क पर भीख मांग रहा कोई भिखारी है। बहन गुइजी के गाल लाल हो गए थे, उनकी आंखें क्रोध से गोल हो गई थीं, जाहिर है कि वह बहुत परेशान थीं। आंटी सैन के लिए भी यही सच था, सिवाय इसके कि उनका चेहरा पीला था। वे अपने पोते शियाओ शितो को कुछ दूरी पर पकड़े हुए थीं, मानो उन्हें डर हो कि लिन दाशुआन अचानक फिर से पागल हो जाएगा और बच्चे को चोट पहुंचाएगा। लिन युआन तुरंत समझ गया कि लिन दाशुआन जमीन पर लेटा हुआ था और ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि दर्शकों की भीड़ ने जमीन पर पड़े लिन दाशुआन का पक्ष लिया था और उन्होंने ओल्ड आयरन हेड और उसके बगल में खड़े उसके बेटे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बूढ़े लोहे के सिर ने अपने हाथ में एक लोहार का हथौड़ा पकड़ रखा था, उसके काले गाल गुस्से से लाल हो गए थे और छोटा लोहे का सिर अपने पैरों को पटक रहा था और लिन दाशुआन को एक दो बार लात मारने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। बूढ़े आयरन हेड की दबी हुई आवाज में गरज कर कहा, हिलना मत लड़के। अभी अभी तुम्हारे पिताजी ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और वह जमीन पर निश्चल होकर लेट गया। यदि आप वास्तव में उसे 2 बार लाते मारते हैं तो क्या वह हमें मौत के घाट नहीं उतार देगा। लिटिल आयरन हेड की मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि वे चटक रही थीं और लिन युआन का मानना था कि यदि उसके पिता उसे रोक नहीं रहे होते तो वह लिन दाशुआन को हमेशा के लिए उसके रास्ते पर भेज सकते थे। फिर भी लिन दाशुआन इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान लग रहा था कि उसने पिता और पुत्र की जोड़ी को क्रोधित कर दिया था। वह अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और अपना सिर और पेट पकड़े हुए था, जोर से कराह रहा था और लगातार जवाब भी दे रहा था, ओह तुम्हारा क्या मतलब है कि थोड़ा धक्का दिया? तुमने स्पष्टतः मुझे उस बड़े हथौड़े से मारा है। मेरा पेट, मेरा सिर, ओह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूँ। आसमान अचानक इतना काला क्यों हो गया है? कोई तो मेरी मदद करो। उसे इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर आसपास की भीड़ में से कई लोग तुरंत उसकी प्रतिध्वनि में शामिल हो गए। हथौड़े से मारा? अरे देखो देखो, वह हथौड़ा तो भालू के पंजे से भी बड़ा है ना? अगर वह हथौड़ा सचमुच लगा होता तो क्या वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता? बूढ़े आयरन हेड, आप 50 के आसपास हैं, है ना? आप जब भी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे युवा होने पर करते थे। बेहतर होगा कि आप पहले उसे मेडिकल क्लिनिक में जांच करवा लें, इसे वास्तविक समस्या में न बदलने दें, ये परेशानी भरा होगा। आपका एक बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर यह बात बाहर आ गई तो कौन सी लड़की आपके परिवार में शामिल होने के लिए राजी होगी? बूढ़े आयरन हेड के पास इस समय सचमुच शब्द नहीं थे। उसने वास्तव में लिन दाशुआन को अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का दिया था और हथौड़ा अभी भी उसके हाथ में था, क्योंकि वह उसे पकड़ने का आदी था और उसे नीचे रखना भूल गया था। उसकी बकवास मत सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सही है, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया। मैंने साफ साफ देखा, ये वह आदमी था जो खुद ही नीचे गिरा था। यह मेरे पिता का काम नहीं था। लिटिल आयरन हेड को डर था कि कहीं भीड़ इस मामले को सरकारी दफ्तर तक ले जाने का प्रस्ताव न रख दे, इसलिए उसने जल्दी से अपने पिता का बचाव किया। वास्तव में उसने जो कहा वह सच था, उसके पिता ने वास्तव में कुछ भी नहीं किया था, और जब लिन दाशुआन शुरू में परेशानी पैदा करने आया था तो आसपास अन्य गवाह भी मौजूद थे। यह असंभव था कि किसी ने नहीं देखा। चाचा और चाची, क्या आप में से किसी ने देखा कि मेरे पिताजी ने किसी पर हथौड़ा से हमला नहीं किया? कृपया मेरे पिता के लिए बोलो, उसने सचमुच किसी को नहीं मारा।
यहाँ आने वाले अधिकतर लोग नियमित ग्राहक थे जो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ओल्ड आयरन हेड किस प्रकार का व्यक्ति है, और वास्तव में उनमें से कुछ ने चुपचाप कहा कि ओल्ड आयरन हेड ने वास्तव में किसी को हथौड़े से नहीं मारा था। लिन दाशुआन मूर्ख नहीं था, और ये देखकर कि राय का ज्वार उस दिशा में बदलना शुरू हो रहा था, उसने जल्दी से कई बार जोर से चीखें लगाईं और अपनी तीसरी चाची को दयनीय रूप से पुकारा, जो दूरी पर अपने पोते को पकड़े हुए थी। माँ, ओह मेरी प्यारी माँ, आपके बेटे को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया है, आप क्यों छिप रही हैं? ये चिल्लाने के बाद उसने गुईजी की भाभी की ओर इशारा किया, जो गुस्से से लाल चेहरे के साथ खड़ी थी और गुस्से से चिल्लाई, हम्फ, ये सब तुम्हारी वजह से है, इस बेशर्म औरत। न केवल तुमने मेरे छोटे भाई के साथ उसकी पीठ पीछे किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखा किया, बल्कि अब तुम मुझे, अपने जीजा को, मुझे चुप कराने के लिए मारने की अपनी प्रेमिका के साथ साजिश रच रही हो। मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे भाई के सिर पर चढ़ सकते हैं और सिर्फ इसलिए बकवास कर सकते हैं क्योंकि वह ईमानदार है। मैं, आपका बड़ा भाई, अभी भी यहाँ हूँ। आप सब बस प्रतीक्षा करें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अच्छी मौत न मरो। जैसे ही लिन दाशुआन ने यह कहा, वहां मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला शामिल है। कुछ चतुर दर्शकों ने पहले ही अपने मन में गुईजी की भाभी की कामुक छवि बना ली थी, जो दिन में ठंडे नूडल्स बेचती थी और रात होने पर भट्टी पर गुप्त बैठकें करती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ओल्ड आयरन हेड इस महिला के प्रति इतना स्नेह रखता है, पता चला कि इसका कोई मामला है। गुईजी की भाभी पहले से ही लिन दाशुआन से इतनी क्रोधित थी कि वह पीली पड़ गई और कांपने लगी। यहाँ तक कि तीसरी चाची, जो दूरी बनाए हुए थी, ने गुस्से में ग्राहकों के खाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लंबी बेंच छीन ली और उसे अपने सबसे बड़े बेटे पर फेंक दिया। मैं तुम्हारा ये बदनामी भरा मुंह फाड़ दूंगी। कौन बड़ा भाई अपनी भाभी को इस तरह बदनाम करता है? पैसा वसूलने में असफल होने पर आप बदनामी का सहारा लेते हैं। मैंने किस जानवर को जन्म दिया? सिस्की, एक जानवर। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जानवर। तीसरी चाची सचमुच बहुत दुखी और हताश महसूस कर रही थीं। ये पहले से ही काफ़ी बुरा था कि उसका सबसे बड़ा बेटा उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करता था, लेकिन अब ये देखकर कि उसके दूसरे बेटे के दिन बेहतर हो रहे हैं, वह फिर से हस्तक्षेप करने के लिए आगे आया। उसने गुईजी पर गंदगी भी फेंकी, लेकिन क्या वह हर दिन गुईजी के साथ स्टॉल पर नहीं बिताती थी? क्या वह नहीं जानती थी कि उसकी बहू किस तरह की व्यक्ति थी? लिन दाशुआन पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ था, और जब तीसरी चाची की बेंच नीचे आई तो वह ठीक उसकी पीठ पर लगी। तीसरी चाची क्रोधित होकर खुद को रोकना भूल गईं और लिन दाशुआन ने इस बार वास्तव में दर्द महसूस किया। मुस्कुराते हुए और अपने दांतों को दिखाते हुए वह जल्दी से लुढ़क गया और छिपने के लिए छटपटाया। दर्शकों में से कई लोग, जिन्हें ओल्ड आयरन हेड की हिंसा पसंद नहीं थी, उन्होंने कार्रवाई की। कुछ ने लिन दाशुआन की रक्षा की, कुछ ने तीसरी चाची को रोका, और अन्य ने ओल्ड आयरन हेड ब्रदर्स के सामने खड़े होकर उन्हें फिर से किसी को मारने से रोक दिया। हंगामे के बाद लिन युआन को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हो रहा था। उसने पहले भी लाउडमाउथ को ये कहते सुना था कि लिन दाशुआन को ये बर्दाश्त नहीं था कि लिन एरशुआन का परिवार उनके स्टॉल से पैसा कमाए, और वह परेशानी पैदा करना चाहता था। जब वह गुईजी की भाभी को चेतावनी देने गई तो उन्होंने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक बड़ी लड़ाई में नहीं बदलेगा, और अधिक से अधिक वे अपने बड़े भाई को कुछ और चांदी दे देंगे। उसे अभी भी याद है कि कैसे गुईजी की भाभी ने उदारतापूर्वक उससे कहा था कि वह इस बारे में ज़्यादा न सोचे। अब ऐसा लग रहा था कि वे बहुत दयालु थे। तीसरी चाची वृद्ध थीं और बेंच को झुलाना वास्तव में थका देने वाला काम था। इसके अलावा लोगों ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वह शीघ्र ही रुक गई, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। ये देखकर कि वह रुक गई है और पुराने आयरन हेड ब्रदर्स को रोक दिया गया है, लिन दाशुआन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और भी जोर से चिल्लाने लगा और बुरी तरह से गालियां देने लगा। उसने अपनी ही मां पर बाहरी लोगों द्वारा खरीदे जाने और उनके खिलाफ साजिश रचने के बारे में सभी प्रकार के अपमानजनक आरोप लगाए, यहाँ तक कि उसने ये बेतुका दावा भी किया कि उसने अपना दिल किसी और को दे दिया है। लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लिन दाशुआन का मुंह फाड़ने की इच्छा होने लगी। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। यद्यपि वह उसे पीटना चाहती थी, लेकिन चतुर लिन युआन जानता था कि इस समय वे नुकसान में थे। यदि वे वास्तव में लड़ने लगे तो देखने वालों को लिन दाशुआन के प्रति और भी अधिक सहानुभूति होगी। क्या वह हमारे गांव का कुख्यात ठग नहीं है? अपनी आंखों में संयमित चमक के साथ लिन युआन ने अपनी उम्र की लड़की की तरह मासूमियत और उत्साह का दिखावा किया और अचानक जमीन पर रोते हुए लिन दाशुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, ठग, तुम सचमुच दिन प्रतिदिन अधिक सक्षम होते जा रहे हो। इससे पहले आप हमारे गांव में केवल धोखाधड़ी और ठगी करते थे, लेकिन आज आप शहर में आए हैं। टीएस आप वास्तव में अपने आप को कुछ बना रहे हैं, है ना? अचानक एक युवा लड़की साफ सुथरी और सुंदर पुरुषों और महिलाओं के समूह के बीच में उभरी और लिन युआन ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया।
यहाँ तक कि लिन दाशुआन भी ये दृश्य देखकर चौंक गया। पिछली बार जब उसने जियोहे को परेशान किया था तो उसकी पिटाई हुई थी, वह बात अभी भी उसकी स्मृति में ताज़ा है। उसने मुस्कुराते हुए लिन युआन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जानबूझकर तब तक परेशानी शुरू करने का इंतजार किया था जब तक कि गु इसी शहर में नहीं आ गया था, इस डर से कि लिटिल डिजास्टर स्टार उसे इस कार्य में पकड़ लेगा। फिर भी क्या संभावना है कि वह भी शहर में होगी? क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच उसकी शत्रु थी? लिन युआन की अचानक उपस्थिति ने गुइजी की भाभी को आश्वस्त कर दिया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, लिन युआन ने उसे एक नज़र से रोक दिया। लिन दाशुआन ने दर्द सहने के लिए अपने होंठ काटे, खड़े होने के बारे में सोचा, लेकिन ये याद करते हुए कि अभी कितने लोगों ने उसका साथ दिया था, उसने नीचे रहने का फैसला किया। उसे विश्वास नहीं था कि लिटिल डिजास्टर स्टार इतने सारे लोगों के सामने उसे पीटने की हिम्मत करेगा। बेशक लिन युआन उसे दोबारा मारने वाला नहीं था, जब कुछ शब्द ही काफ़ी होंगे तो परेशान क्यों होना। युवती, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? एक दयालु वृद्ध महिला ने लिन युआन का हाथ पकड़ लिया और उसे थोड़ा पीछे खींच लिया, इस डर से कि जमीन पर पड़ा लड़का उस सुंदर युवती को फिर से न मार दे। उसने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि लिन दाशुआन अच्छा नहीं है। किसी और बात की तो बात ही छोड़िए, बस उसके लगातार ये दावे कि उसकी अपनी माँ बाहरी लोगों के साथ मिली भगत कर रही है, उसने सोचा कि यह आदमी पूरी तरह से कमीना है। लिन युआन ने उसे कृतज्ञता भरी नज़र से देखा, तेजी से सिर हिलाया और जोर से कहा, आह काश मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता होता। दादी, आपको पता नहीं है, पिछली बार जब हमारे गांव वाले एक साथ नदी में मछली पकड़ने गए थे तो इस बड़े ठग ने ठीक से काम नहीं किया था, वह बस आराम से सोता रहा। बाद में जब उसने देखा कि मेरी जैसी छोटी लड़की भी उससे ज़्यादा मछलियां पकड़ लेती है, तो वह मेरा मछली पकड़ने का जाल छीनने आया और मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसके पैर पर पत्थर मारा है। ये कहकर उसने दर्शकों की ओर देखा और जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए उन्हें चेतावनी दी, चाची और चाचा, बुजुर्गों, आपको इस बड़े झूठे से दूर रहना चाहिए। वह लोगों को फंसाने और जबरन धन ऐंठने में माहिर है। हमारे गांव में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता, अपने छोटे भाई से चांदी छीनने में दिन बिताता है, जिसने पहले ही घर बार अलग कर लिया है, और उसने अपनी इकलौती बेटी को वेश्यालय में बेच दिया है। जैसे ही लिन युआन के शब्द निकले, दर्शकों ने जमीन पर पड़े लिन दाशुआन की निंदा करना शुरू कर दिया। अब तक लिन दाशुआन के पास कहने को शब्द नहीं बचे थे, और चाहे उसने अपना बचाव करने की कितनी भी कोशिश की, अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार उस हानिरहित और सुंदर युवती की तुलना में वह एक बेशर्म बदमाश लग रहा था, खासकर तब जब उसने चांदी की मांग की थी और जमीन पर मृत होने का नाटक किया था। और चूंकि उसकी अपनी मां ने भी पहले उसे स्टूल से पीटा था, इसलिए लोग लिन युआन पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। जिन लोगों ने शुरू में दावा किया था कि ओल्ड आयरन हेड ने किसी को नहीं मारा था, वे अब उसका जोरदार बचाव कर रहे थे। यहाँ तक कि जिन कुछ लोगों ने शुरू में लिन दाशुआन पर विश्वास किया था, वे भी अब शर्म से लाल हो गए और भीड़ में वापस जाने से पहले गुस्से में लिन दाशुआन को बदमाश कहने लगे। कुछ दयालु लोगों ने भीड़ को भगाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ चाची और बुजुर्ग महिलाओं ने गुइजी की भाभी को उसकी टूटी हुई लियांगपी स्टाल को साफ करने में मदद की। ज्वार का रुख बदलते देख लिन दाशुआन जमीन से ऊपर उठा, लिन युआन को बुरी तरह घूरा, अपना सिर पकड़ा और भाग गया। भागते समय वह मन ही मन उसे कोस रहा था, क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा था कि न केवल उसने उसे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा किया, बल्कि वह अपने छोटे भाई से एक तांबे का सिक्का भी नहीं ले पाया। अब उसने इस पूरी पराजय का दोष लिटिल डिजास्टर स्टार लिन युआन को दे दिया था। ठीक है, बहुत हो गया, चलो सब लोग चले जाएं। आज हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, आह, लेकिन कल फिर आना, लिटिल आयरन हेड ने कहा जब वह स्टॉल से कुर्सियां और बेसिन उठाने में मदद कर रहा था। उसने उन चाचियों और बुजुर्ग महिलाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने मदद की थी, साथ ही दर्शकों को भगा दिया। गुइजी की भाभी अपनी रोती हुई सास को सांत्वना देने में व्यस्त थी और अब उसे लिन युआन को धन्यवाद देने का मौका मिला। लिन युआन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, भाभी, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? तुम्हारा सबसे बड़ा जीजा एक निकम्मा आदमी है। अगर वह सिर्फ चांदी मांगने आया होता तो ठीक था, लेकिन उसने ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया जो उसकी पत्नी से भी बदतर नहीं था। इस बार आसानी से बच गए क्योंकि यह घटना शहर में घटी, लेकिन अगर यह हमारे गांव में होता तो? आप जानते हैं कि हमारे गांव के लोग कैसे हैं। अगर उसने वहां कोई हंगामा किया होता तो तुम और आंटी थरी फिर से अपना चेहरा कैसे दिखा पाती? सिर्फ आंटी थरी और उनकी सास ही प्रभावित नहीं हुई, बल्कि लिन एरशुवान भी प्रभावित हुई। एक बड़े भाई द्वारा अपनी पत्नी और मां की इस तरह से निंदा करने पर अगर लिन एरशुवान को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से अपने बड़े भाई को फाड़ देगा। गुइजी की भाभी भी यह बात समझती थी, लेकिन आखिरकार वह उसकी सास का अपना बेटा और उसके पति का बड़ा भाई था।
सास उसे डांट सकती है और पति उसे कोस सकता है, लेकिन बहू होने के नाते उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाहरी लोग निश्चित रूप से उसे कलह पैदा करने वाली दुर्भावनापूर्ण बहू कहेंगे। तब तक भले ही वह सही हो, उसे गलत ही माना जाएगा। गुइजी की भाभी ने चुपके से अपनी सास की ओर देखा और लिन युआन को अपनी आवाज़ कम करने का इशारा किया। आखिरकार वह उसका बेटा था और इस समय वह संभवतः और भी अधिक दुखी और व्यथित थी। लिन युआन ने एक बार फिर अंदर ही अंदर आह भरी और विलाप किया कि गुइजी की भाभी ने वास्तव में एक बहू के रूप में अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। उसकी तुलना जियोहे की मां से करते हुए उसने सोचा कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया हैं। क्या ये सचमुच कहा जा सकता है कि कुछ पुरुषों की कुछ पत्नियां मिलती हैं? कटोरे और बर्तन ज्यादातर टूट चुके थे, इसलिए गुइजी को जनरल स्टोर से और खरीदना पड़ा और लिन युआन द्वारा मांगे गए गेहूं के आटे का भी पहले से ऑर्डर करना पड़ा। इसलिए उसने सोचा कि वह थकी हुई आंटी थरी से कहे कि वह भयभीत जियोशितो को शहर के द्वार पर ले जाए ताकि वह लिन फुगुई को ढूंढ सके और घर जा सके। हालांकि उसे चिंता थी कि लिन दाशुआन गुस्से में घर पर परेशानी पैदा करने के लिए इंतजार कर रहा होगा, इसलिए उसने उन्हें घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से लिन एशुआन गांव में था। हालांकि अपने विचारों में उलझी हुई लिन युआन ने धीरे से अपनी चाची की बांह हिलाई और उसे धीरे से दिलासा दिया, चाची, भाई एशुआन मेरे घर पर मेरे पिताजी को व्हीलचेयर पर मदद करने आए हैं। तुम आज जियाओशितो को लेकर मेरे घर क्यों नहीं चले जाते? इस डर से कि उसकी चाची मना कर सकती हैं, लिन युआन ने जल्दी से कहा, आज सुबह जब मैं चली गई तो मैंने लिनवेई के लिए कुछ खाना तैयार किया। इसे दोपहर के समय पुनः गर्म करना होगा और यह खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है कि वह बहुत छोटी है और दुर्घटनावश जल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के लिए दोपहर का भोजन बनाने में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। मैं दोपहर तक वापस नहीं आ पाऊंगा और मुझे सचमुच चिंता है कि मैं वहां उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रह पाऊंगा। हालांकि आंटी को अच्छी तरह से पता था कि लिन युआन झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपने पोते को देखा जो भयभीत और स्तब्ध था, तो वह इनकार का एक शब्द भी नहीं कह सकी। उसने अपना सिर हिलाया और जियाओशितो के साथ शहर के द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। यद्यपि उन्हें गांव लौटने में अभी कुछ समय था, फिर भी वहां बैठना यहां कष्ट सहने से बेहतर था। अपनी सास और बेटे को विदा करने के बाद सिस्टर गुइजी ने अपने स्टॉल की सफाई जारी रखी। न केवल कटोरे और चॉपस्टिक क्षतिग्रस्त हो गए, बल्कि ठंडे नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोहे का बर्तन भी तोड़ दिया गया। ओल्ड आयरन हेड ने लोहे के बर्तन को मरम्मत के लिए दुकान में वापस ले लिया था, जबकि ठंडे नूडल्स को बचाया नहीं जा सकता था और भारी मन से सिस्टर गुइजी ने उन्हें फेंक दिया। आंटी के कुछ पैनकेक भी वहां थे जो अंततः मिट्टी और मलबे से ढके हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें बेचा नहीं जा सकता था और उन्हें देना तो और भी असंभव था, लेकिन उन्हें यूं ही बेकार में फेंक देना उसके लिए सचमुच दुखदायी था। अचानक लिन युआन को याद आया कि उसने यहां आते समय चौराहे पर कई भीख मांगते बच्चों को देखा था, इसलिए उसने गंदे पैनकेक उठाए और उन्हें बच्चों को देने के लिए दौड़ी। यद्यपि बाहर से गंदा था, फिर भी अंदर का भाग खाने योग्य था। फिर भी भूखे बच्चों ने लिन युआन द्वारा गंदे बाहरी परत को छीलने का इंतजार भी नहीं किया और फिर उन्हें बड़े जोर से छीन लिया। अरे इनके लिए मत लड़ो, अरे नहीं, तुम गंदे हिस्से नहीं खा सकते, इनसे तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा। लिन युआन ने एक को खींचने और दूसरे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास इन बच्चों की ताकत से मेल नहीं खा सके। वे लगभग भूख से पागल हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें इस बात की परवाह करने की छूट है कि वे जो खा रहे हैं वह गंदा है? अगर उन्हें सड़े हुए चावल का कटोरा दे दिया जाए तो वे उसे भी उतनी ही बेसब्री से खा जाएंगे। उसके पीछे से एक गहरी लेकिन स्पष्ट रूप से युवा आवाज आई। लिन युआन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का लगभग 8 या 9 साल का था, जो लिन वेई के आकार का ही था। उसने भी भिखारी जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन स्पष्ट रूप से वह उन अन्य बच्चों की तुलना में अधिक तेज था जिन्हें उसने अभी देखा था, विशेषकर उसकी आंखें। उनके गालों पर लगी धूल के बावजूद वे असाधारण रूप से चमकीले थे तथा उनमें दुख और वैराग्य का आभास दे रहे थे। क्या तुम उनके साथ हो? लिन युआन को यकीन नहीं था कि यह गंदा सा लड़का भिखारी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी टोकरी में हाथ डाला और छीले हुए पैनकेक का एक टुकड़ा निकाला और उसे धीरे से उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक साफ पैनकेक है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? लड़के ने पैनकेक की ओर देखा, अपने होंठ कसकर काटे और जिद करते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं और मुझे भूख नहीं है। हालांकि उसने दावा किया कि उसे भूख नहीं लगी है, लेकिन उसके पेट ने एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उसे धोखा दे दिया, जिसे कई कदम दूर खड़े लिन युआन ने भी स्पष्ट रूप से सुन लिया। लिन युआन ने मन ही मन हंसी, लेकिन वह उस युवा लड़के के गौरव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसके शर्मिंदा चेहरे को अनदेखा करते हुए वह उसके पास गई और पैनकेक उसके हाथों में थमा दिया। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो उन्हें दे दो। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। उसने अभी भी ओल्ड आयरन हेड के साथ बर्तन का मामला नहीं सुलझाया था और इसके अलावा उसे टोफू की दुकान पर प्रगति की जांच करने की आवश्यकता थी।
उसके पास यहाँ एक बच्चे के साथ समय बिताने का धैर्य नहीं था। लेकिन कुछ ही कदम दूर उसने अपने पीछे खड़े लड़के को अचानक पुकारते हुए सुना, अरे रुको। क्या गलत? क्या तुम सच में इसे नहीं चाहते हो? लिन युआन ने पीछे मुड़कर उसे कुछ उलझन भरी नज़रों से देखा। छोटे लड़के ने जले हुए केक को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। जैसे ही लिन युआन ने सोचा कि वह अब और नहीं बोलेगा और जाने की तैयारी कर रहा था, बच्चे ने अचानक अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ देखा और कहा, आप ऐसे ही लोगों को जले हुए केक दे सकते हैं? आपका परिवार अमीर होना चाहिए। क्या आपको अपने लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है? यदि आपको मदद की कमी है तो ठीक है, मैं लिन युआन उसके शब्दों से आश्चर्यचकित थी, इसलिए नहीं कि उसने उसके लिए काम करने की पेशकश की थी, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बात कही थी। यद्यपि यह बच्ची छोटी थी, लेकिन वह चतुर था। उसने जले हुए केक को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि वह गरीब नहीं है। स्पष्टतः उसमें कुछ अंतर्दृष्टि थी, और निश्चित रूप से वह भिखारी नहीं थी, जैसा कि उसने कहा था कि वह भिखारी नहीं है। लेकिन वह वास्तव में कौन था और वह यहाँ कैसे पहुंचा? आप। इससे पहले कि लिन युआन कुछ पूछ पाता, बच्चे का जिद्दी चेहरा संयम से भरा हुआ था और उसने कहा, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ तो परेशान मत होइए। मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। लिन युआन उसके उत्साही व्यवहार से चकित थी और सोच रही थी कि उसका स्वभाव भी उसके जैसा ही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप सही हैं। मेरे परिवार के पास चांदी की कमी नहीं है, लेकिन हम अमीर भी नहीं हैं। अगर तुम मेरे साथ घर आओ तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें एक अच्छा घर भी नहीं दे पाऊंगा। मैं बगल वाले कमरे में, रसोई में, कहीं भी सो सकता हूँ। बच्चे ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। उसे डर था कि लिन युआन उसे मना कर देगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह पिछले कुछ समय से इस जगह पर घूम रहा था, और यह युवती पहली और सबसे दयालु व्यक्ति थी जिससे वह मिला था। वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। लिन युआन को एहसास हुआ कि बच्ची वास्तव में रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। जब उसने उसे टोका और इससे उसका दिल दुख गया। बच्ची लिन वेई की ही उम्र की थी, और अगर उसकी बहन पर अचानक मुश्किल समय आ जाए तो वह भी यही उम्मीद करेगी कि कोई दयालु व्यक्ति उसे अपने पास ले आएगा। इस पर विचार करने के बाद लिन युआन ने पूछा, शहर के पूर्वी हिस्से में मेरी एक बीन दही की दुकान है, लेकिन यह अभी तक नहीं खुली है। इसका अभी भी नवीनीकरण किया जा रहा है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अभी वहीं रुक सकते हैं। रात में दुकान पर नज़र रखने में मेरी मदद कर सकते हैं, और जब मेरी दही की दुकान खुलेगी तो आप अन्य कामों में मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बारे में कैसा है? उसके बारे में कैसा है? बेशक, यह अच्छा है। बच्चे ने उत्सुकता से सिर हिलाया और वादा किया कि वह दुकान पर अच्छी नज़र रखेगा और किसी को भी कुछ चोरी नहीं करने देगा। लिन युआन के होठों का कोना मुड़ गया। दुकान पर नज़र रखने के लिए उसका अनुरोध सिर्फ एक बहाना था। दरअसल दिन में लोग काम करते थे और ठेकेदार रात में भी किसी को निगरानी के लिए छोड़ देता था। लेकिन यह अच्छी तरह से काम कर गया। बच्चे को रहने के लिए एक जगह और उसके साथ रहने के लिए कोई मिल गया, ताकि वह एक बड़े खाली घर में अकेले डरे नहीं। वह बच्चे को ओल्ड आयरन हेड की लोहार की दुकान पर ले गई और अन्य लोगों से उसका संक्षिप्त परिचय कराया। तभी लिन युआन को याद आया कि वह उसका नाम पूछना भूल गई थी। छोटे लड़के की आंखों में उदासी की एक झलक उभरी जब उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। वह झूठ बोल रहा था। लिन युआन ने मन ही मन यही सोचा, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। उसने सोचते हुए अपना सिर झुकाया और कहा, चूंकि तुम मेरे लिए काम करने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी एक नाम देती हूँ, और जब तुम्हें अपना नाम याद आ जाएगा तो तुम इसे बदल सकते हो। लड़के ने सिर हिलाया, आपका उपनाम लिन है, इसलिए मैं भी आपका उपनाम ले लूँगा। चलो लिंजी के साथ चलते हैं। ये सब नामकरण की बातें बहुत परेशानी वाली हैं। लिन युआन अवाक रह गया। उसे उसका नाम रखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नाम प्राप्तकर्ता को ये परेशानी भरा लगा। कैसा अजीब बच्चा है। लिंजी पूरी तरह से गंदा था, इसलिए ओल्ड आयरन हेड ने अपने बेटे को उसे पीछे स्नान करने के लिए ले जाने को कहा। लिन युआन ने ओल्ड आयरन हेड को दिखाने के लिए एक कड़ाही के डिज़ाइन का अपना चित्र निकाला और विस्तार से उन वस्तुओं के बारे में बताया जिनकी उसे आवश्यकता थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि चूल्हा लगाते समय वह 2 बड़े चूल्हे लगाएगी और पहले की तरह ऊपर पुरानी बड़ी लोहे की कड़ाही का इस्तेमाल करेगी। हालांकि उसने 2 बड़े स्टोवों के बीच एक छोटा स्टोव जोड़ दिया। छोटे चूल्हे पर रखा बर्तन हटाया जा सकता था, इसलिए वह किसी भी समय अपनी ज़रूरत के अनुसार बर्तन बदल सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले जीवन में इस्तेमाल किया था। इसलिए उसने सूप के बर्तनों और तलने वाली कड़ाही के चित्र बनाए और चीज़ों को तलने के लिए एक सपाट तली वाला पैन भी तैयार किया। इससे पहले जब वह चीज़ें तलती थी तो वह मून के ओवन के नीचे बड़ी लोहे की प्लेट का इस्तेमाल करती थी, जो बहुत सुविधाजनक नहीं था। इस फ्लैट फ्राइंग पैन के साथ चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।
बूढ़ा आयरन हेड जीवन भर लोहे की ढलाई करता रहा था और उसने पहले कभी उस तरह के बर्तन नहीं देखे थे जैसे लिन युआन ने बनाए थे। उन्होंने तुरंत ही उनका अध्ययन करने में रुचि ली। जब दोनों चर्चा कर रहे थे, लिंजी नहाकर बाहर आ गई। क्योंकि उसके पिछले कपड़े गंदे और फटे हुए थे, लिटिल आयरन हेड ने उसके पहनने के लिए अपने कपड़ों का एक सेट ढूंढ लिया। यद्यपि वे नए नहीं थे, कम से कम वे स्वच्छ तो थे। वे थोड़े बड़े थे, इसलिए उन्होंने कमर के चारों ओर बांधने के लिए कपड़े की एक पट्टी ढूंढी और कुछ समय के लिए काम चलाया। इससे पहले लिन युआन गंदगी के कारण लड़के का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था और केवल अस्पष्ट रूप से महसूस किया था कि वह एक अच्छा दिखने वाला लड़का था। जब वह निर्दोष निकला तो वह काफी हैरान रह गई। लड़का सचमुच सुंदर था, उसके माथे पर चमक थी और आंखें भी अच्छी थीं। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडापन था और उसका आचरण स्पष्ट और बेबाक था, दिखावे का कोई निशान नहीं था। लिन युआन को हमेशा लगता था कि लड़के की पृष्ठभूमि इतनी साधारण नहीं है, इसलिए वह विशेष रूप से उसके हाथों को देखती थी। यदि वह एक लाड़ प्यार से पाला गया युवा स्वामी होता तो उसके हाथ भी जिया झेंग की तरह नाजुक, चिकने और चोट के निशान रहित होते। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़के के हाथ काफी खुरदुरे थे और उन पर पुरानी चोटें थीं जो हाल के दिनों में उसके भटकने के कारण नहीं लग रही थीं। लिन युआन फिर से उलझन में था, सोच रहा था कि उसे उठाना सही या गलत निर्णय था। ये जानते हुए कि लड़का निश्चित रूप से उत्तर नहीं बताएगा, उसने ओल्ड आयरन हेड का अभिवादन किया और जियो लिंजी को अपने साथ फूमन बिल्डिंग की ओर ले गई। टोफू की दुकान जुमा टाउन के बाहरी इलाके में थी, जो कि पैदल जाने के लिए काफ़ी दूर थी, इसलिए जब भी वह टोफू की दुकान पर जाती थी तो वह ल्यूजी से घोड़ागाड़ी उधार ले लेती थी। हालांकि हर बार गाड़ी ल्यूजी नहीं चलाता था, बल्कि युवा मालिक जिया झेंग चलाता था। दूर से उसने देखा कि जिया झेंग साधारण छोटे कपड़े पहने दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। लिन युआन को अचानक पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसने सोचा था कि वह एक युवा नौकर है जो अपने मालिक की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और क्योंकि वह सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उसने उसके सिर पर पत्थर फेंका था। अब इस बारे में सोचते हुए लिन युआन के मुंह के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी मुलाकातों में होने वाली लगातार बहस उस छोटे से पत्थर की वजह से हुई हो? जिया झेंग, जो गाड़ी पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसने उसे आते देखा, बड़बड़ाने लगा, तुम क्या कर रहे थे, छोटे बदमाश? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह उसके बारे में थोड़ा चिंतित था। लिन युआन, जो आमतौर पर अपनी बात नहीं रोकती थी, ने अपना सिर जियाओ लिंजी की ओर झुकाया और जिया झेंग को इशारा किया, लो, मैंने एक छोटी सी हॉटी को उठाया है। छोटी हॉटी शब्द सुनते ही जिया झेंग, जिसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी, ने तुरंत उसे नीचे किया और लिन युआन के पीछे खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखा। यदि उसने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो उसे यह ध्यान ही नहीं आता कि उन दोनों के अलावा वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। क्या हॉटी, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्या मैं भी उतना ही राजसी और सौम्य नहीं हूं? छोटे बदमाश, तुम्हारी आंखों में क्या खराबी है? तुम्हारे सामने मेरे जैसा एक हट्टा कट्टा आदमी है और तुम उसकी कद्र नहीं करते, बल्कि एक छोटे दूध मुन्ने बच्चे को चाहते हो। हालांकि वह बच्चा वाकई काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन जिया दा की नज़र में वह उसकी तुलना खुद से नहीं कर सकता था। इससे पहले कि लिन युआन कुछ कह पाती, जियो लिंजी ने पहले ही अपना छोटा सा चेहरा उठाकर विरोध जताया, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं 9 साल की हूँ।